जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज से हम साइंस स्पेशल मॉक टेस्ट। दोस्तों ये जो साइंस का मॉक टेस्ट है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे आप रेडियो ऑपरेटर पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम देने वाले हों, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके लिए ये मॉक टेस्ट हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का ये मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट है साइंस के लिए। 50 प्रश्न इसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो इनका अभ्यास करते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है पहले प्रश्न में? दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा गया है पहले प्रश्न में? निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? दोस्तों जड़त्व की माप क्या होता है? तो कोई जड़त्व जो होता है ना, वो द्रव्यमान की माप होता है। तो ये आप याद रखिएगा, जड़त्व की माप क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है ये आपकी अदिश राशि होती है, ये आप ध्यान रखना। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। बाकी आपकी वेग, भार और त्वरण, ये तीनों आपकी सदिश राशि होती हैं। ठीक है, द्रव्यमान अदिश राशि है, लेकिन भार, वेग और त्वरण ये सदिश राशि होती है। तो आपसे पूछा गया था जड़त्व की माप क्या होता है? जड़त्व की माप द्रव्यमान होता है, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर शरीर का भार अधिकतम कहाँ पर होगा? दोस्तों पृथ्वी पर शरीर का भार अधिकतम जो होता है ये आपका दक्षिणी ध्रुव पर होता है, उत्तरी ध्रुव पर होता है। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखना, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर ध्रुवों पर ज़्यादा होता है और उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव पर जो मान होता है वो ज़्यादा होता है। ये आप याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो भार होगा अधिकतम वो दक्षिण ध्रुव पर होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, तो भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी शून्य हो जाती है। अच्छा, भार का सूत्र क्या होता है? देखो भार का सूत्र होता है आपका W बराबर mg, अर्थात ग्रेविटी शून्य होने पर भार भी शून्य हो सकता है। तो पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार दक्षिण ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट आपका सूखी बर्फ क्या होती है? दोस्तों सूखी बर्फ क्या है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? दोस्तों ओजोन परत अगर ना होगी तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी और इससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। हमारी जो त्वचा है उसको स्किन कैंसर हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं। तो आप याद रखिएगा, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। और ओजोन परत कौन से भाग में मिलेगी? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, ओजोन का सूत्र O3 होता है और ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप होती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, डेसिबल क्या है? दोस्तों डेसिबल क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल कहलाता है। अब आपसे पूछा किसकी ध्वनि का, तो आप बताएंगे ध्वनि स्तर की माप। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि स्तर की माप डेसिबल कहलाता है। दोस्तों ध्वनि स्तर की माप को बेल में भी मापा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि बेल किसका मात्रक है, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है बेल। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? दोस्तों ल्यूमेन जो मात्रक है अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन ए, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, और किसी प्रकाश स्रोत की उत्सर्जित जो दृश्य प्रकाश की मात्रा है उससे मापी जाती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया ज्योति तीव्रता। देखो ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता में कन्फ्यूजन मत होना, ये कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडेला होता है और ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? दोस्तों प्रकाश तरंगों की प्रकृति बतानी है कैसी है, तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा है प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और ये चाल सबसे पहली बार रोमर ने मापी थी। ठीक है, रोमर ने मापी थी, आप याद रखिएगा। तो प्रकाश क्या है आपके? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया अगले प्रश्न में? इसमें कहा गया विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये जो बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो टंगस्टन है ना इसका संकेत W होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विद्युत बल्ब में जो कांच हम यूज करते हैं वो कौन सा कांच होता है? फ्लिंट कांच।
विद्युत बल्ब में जो कांच यूज किया जाता है उसको फ्लिंट कांच बोलते हैं। ये आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं दोस्तों। जैसे आपसे पूछा जाए नाइक्रोम, दोस्तों हीटर का जो तार होता है ना वो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है और ये निकिल और क्रोमियम का बनता है। ठीक है, आपसे पूछा गया तांबा। तांबा दोस्तों ये दुनिया की पहली मतलब मेटल थी जो मानव ने प्रयोग की थी, और तांबे का संकेत होता है Cu। अगर आपसे पूछे क्यूप्राइट किसका और होता है, किसका एस का क्यूप्राइट, तो तांबे का एस का क्यूप्राइट। और भारत में ना तांबे की एक खान भी है, खेतड़ी की खान। राजस्थान में खेतड़ी जो है वो तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है सीसा। सीसा को बोलते हैं हम लेड यानी कि Pb, और इसका अयस्क होता है गैलेना। शीशे का अयस्क क्या है, गैलेना होता है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया था विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनता है, ऑप्शन बी। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, दोस्तों बादलों के तैरने का कारण क्या हो सकता है, उनका निम्न घनत्व होता है। ठीक है, निम्न घनत्व, तो ये आप याद रखिएगा, बादल निम्न घनत्व के कारण जो हवा होती है उसमें तैरते रहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों घनत्व अदिश राशि है या सदिश, तो घनत्व आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है, घनत्व अदिश राशि है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है, दोस्तों पीले रंग का पूरक रंग हमें बताना है, तो आपका सही जवाब होगा नीला, ऑप्शन ए। पीले रंग का पूरक रंग नीला होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, क्योंकि नीला रंग पीले रंग के साथ मिलकर सफ़ेद रंग बनाता है। अगर आप येलो को और ब्लू को मिला दें तो इससे कलर बनेगा वाइट। तो जो कलर एक आपस में मिलाने पर वाइट कलर बनाते हैं उनको पूरक रंग कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जो टीवी होती है, टीवी में कौन से कलर प्रयोग होते हैं, RGB या प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ग्रीन, रेड एंड ब्लू यानी कि हरा, लाल, नीला, इनको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। टीवी में यही रंग प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, रडार के आविष्कारक कौन थे, दोस्तों रडार के आविष्कारक किसको माना गया, तो वो थे आपके A.H. टेलर तथा लियो सी यंग। रडार का आविष्कार लियो सिंह यंग के द्वारा किया गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, रडार का पूरा नाम क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रडार्स का उपयोग हम वायुयान के मतलब संसूचन में, उसके निर्देशन में, और मतलब धातु तेल भंडारों का पता लगाने में, ये सब चीज़ों में करते हैं हम। ठीक है, लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं रडार के माध्यम से। तो रडार का आविष्कार A.H. टेलर तथा लियो सिंह ने किया था। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, यह किस घटना का उदाहरण है, दोस्तों लैंप की बत्ती में जो तेल चढ़ेगा वो केसिकीय क्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जैसे अगर आप पेपर पे इंक गिरा दें तो ब्लॉटिंग पेपर उसको सोख लेता है, किसका कारण है, केसिका का कारण है। दोस्तों पौधों की जड़ों से जो जल तनों तक पहुंचता है किसके कारण, केसिका के कारण। तो ये आप याद रखिएगा, लैंप की बत्ती में तेल केसिका क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया पृष्ठ तनाव, दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल होती है। बारिश की बूंदें गोल होने का कारण क्या है, दोस्तों वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहा गया है, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया था, दोस्तों भारत का जो चंद्र मिशन है इसका नाम था चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 भारत के चंद्र मिशन का नाम था। ठीक है, चंद्रयान-2 भी लॉन्च हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अंतरिक्ष मिशन को कौन लॉन्च करता है, तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बनी कब थी, 1969 में। इसरो संस्था जो थी 1969 में बनी थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए, केवल अदिश राशि, दोस्तों हमें अदिश राशि बताना है, ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परिमाण चाहिए। तो आप याद रखना, ऊर्जा, ऊर्जा आपकी एक अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है इन ऑप्शन के अनुसार। बाकी संवेग, बल और आघूर्ण ये सब कैसी राशि हैं आपकी, ये सदिश राशि है, लेकिन ऊर्जा अदिश राशि है। जब ऊर्जा अदिश है तो कार्य भी कैसी राशि है आपकी, अदिश राशि है। दाब भी अदिश राशि है, आप याद रखना, दाब अदिश राशि है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, इसका कारण क्या है, दोस्तों वायुयान जो होता है ना, ये अपकेंद्री बल के कारण
हवाई करतब दिखा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब, अपकेंद्री बल के कारण। ठीक है, इसमें क्या होगा कि उसके पंख पर लगने वाला जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो उसके भार को संतुलित कर देगा, और भार को जब संतुलित करेगा तो उससे उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अपकेंद्र बल की दिशा कहाँ किधर को होती है, तो केंद्र से बाहर की ओर। अपकेंद्र बल की दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, दोस्तों वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। साथ साथ जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो भी अपकेंद्र बल लगता है, ये भी आप याद रखिएगा, दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्र बल लगता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अभिकेंद्र बल। ठीक है, किसी भी वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होगी, दोस्तों वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, ये आप याद रखिएगा। तो वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है अपकेंद्री बल के कारण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज का सिरा जो दिया जाता है वो चैडविक को दिया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। कभी आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश है, तो कोई आवेश नहीं है। क्लियर, ये आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। और न्यूट्रॉन जो होता है ना, मतलब न्यूट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आपके किसी परमाणु के मौलिक कण होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दोस्तों लोहे में जंग दो चीज़ों के कारण लगता है, एक नमी और एक ऑक्सीजन। तो ये आप याद है, नमी और ऑक्सीजन के कारण, नमी जल की होगी तो लोहे में जंग लगने का कारण है नमी और ऑक्सीजन, ये आप याद रखिएगा। जब लोहे पर जंग लगता है ना तो उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन लोहा जो होता है वो खोखला हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए आप किसकी परत चढ़ाएंगे, तो जिंक की। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और इस क्रिया को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछे आपसे कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब मतलब आप मतलब ये जो लोहे पर जंग लगने की क्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये आपकी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, आप याद रखना, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है लोहे पर जंग लगना, पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, लाइकेन किससे प्राप्त किया जाता है, दोस्तों लाइकेन प्राप्त होता है आपका लिटमस पेपर से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लाइकेन लिटमस पेपर से प्राप्त किया जाता है, इसे अम्ल सूचक के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अम्ल की उपस्थिति में लाल तथा क्षार की उपस्थिति में नीला हो जाता है, मतलब है कि अम्ल अम्ल है तो ये लाल लिटमस लाल हो जाएगा, और क्षार है तो ये नीला हो जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, लिटमस पेपर लाइकेन। दोस्तों अगर आपसे पूछे ना कि लाइकेन किसके बीच की सहजीविता को दर्शाते हैं, दोस्तों लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है, आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में लाइकेन। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारी जल क्या है, दोस्तों भारी जल जो होता है उसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भारी जल विवातित जल होता है, भारी जल विवातित जल है, और भारी जल का उपयोग हम नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक एवं शीतलक के रूप में कर सकते हैं, ये आप याद रखना। भारी जल का सूत्र बहुत आता है एग्जाम में, D2O, इसका भार पूछेगा 20, इसका भार 20 होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। साइटोट्रॉन क्या है, दोस्तों साइटोट्रॉन के बारे में बताना है, तो साइटोट्रॉन एक कृत्रिम मौसम है। साइटोट्रॉन क्या होता है, एक ऐसा यंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है, ये आप याद रखिएगा, साइटोट्रॉन के द्वारा हम आर्टिफिशियल रूप से किसी मौसम को जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में, पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखना, मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। क्लियर, चलिए अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लिखा गया विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कोई सी भी ऊर्जा हो। ध्वनि का मात्रक अभी हम पढ़े थे डेसिबल, इसकी तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल। तो साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम। नेक्स्ट है आपका, सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहा जाता है, दोस्तों सीमेंट बालू और पानी का गाढ़ा घोल क्या कहलाता है, इसको गारा या मसाला कहा जाता है। ठीक है, गारा या मसाला। दोस्तों क्या आपको पता है कि सीमेंट की खोज किसने की थी, सीमेंट को किसने बनाया था सबसे पहली बार, जोसेफ आस्पिरिन।
जोसेफ आस्पिडिन, लंदन के थे ये। इन्होंने दुनिया में पहली बार सीमेंट की खोज की थी, जोसेफ आस्पिडिन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कागज़ बनाया जाता है। दोस्तों कागज़ जो बनाया जाता है इसके लिए लुगदी बनाई जाती है, और लुगदी होगी वो सेलुलोज की होती है। तो सही जवाब होगा दोस्तों, कागज़ बनाने में पौधे का सेलुलोज प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और दुनिया में सबसे पहली बार कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पॉलीथीन किससे बनती है? दोस्तों पॉलीथीन बनाने के लिए हम पॉलीमर का यूज करते हैं, और कौन सा पॉलीमर होगा? एथिलीन पॉलीमर होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एथिलीन पॉलीमर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसने कहा है नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? दोस्तों नायलॉन का आविष्कार जो किया था वो डॉक्टर बेलेस एच कैराथर्स ने किया था, डॉक्टर बेलेस एच कैराथर्स। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि नायलॉन का नाम दो देशों के नाम पर रखा गया है? इसमें कौन कौन से देश हैं? नायलॉन का नाम दो देशों के नाम पर है। देखो इसमें एन बाई न्यूयॉर्क है और LON लंदन है। तो ये इसका नाम लंदन और न्यूयॉर्क के नाम पर रखा गया है, आप याद रखिएगा। नायलॉन जो होता है ना, इसका उपयोग हम करते हैं जैसे मछली पकड़ने के जाल बनाने में, पैराशूट के कपड़े बनाने में, ब्रूस बनाने में, बहुत सारे उसमें ये प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, नायलॉन एक प्रकार का रेशा होता है, ठीक है। और इस रेशे का नाम हमने रखा है आपके दो नामों के ऊपर। कौन कौन से? एक न्यूयॉर्क और एक आपका लंदन। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? दोस्तों हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, ध्यान रखना अक्रिय गैस पूछा है। तो हमारे वायुमंडल में हीलियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। लेकिन सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? 78% होती है। कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों ये हमारे वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। लेकिन अक्रिय गैस की बात करें तो हीलियम। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर अपने सिलेंडरों में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं सांस लेने में? दोस्तों गोताखोर दो गैसों का मिश्रण यूज करते हैं, एक ऑक्सीजन और एक हीलियम। ये आप याद रखना, ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और जो गुब्बारे होते हैं ना, गुब्बारे और वायुयान के टायर, उनमें भी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर। चलिए अच्छा, यहाँ पे ना लिखा गया आपका आर्गन। विद्युत बल्ब में आप आर्गन का प्रयोग कर सकते हैं, बल्ब में आप आर्गन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? दोस्तों रेडियोधर्मिता की यूनिट क्यूरी होती है। ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता की यूनिट जो होती है वो आपकी क्यूरी होती है, ठीक है, आप याद रखिएगा। अच्छा फर्मी क्या है दोस्तों? अगर आपसे पूछा है फर्मी, तो दोस्तों आप याद रखना, फर्मी जो रिएक्टर होते हैं ना हमारे नाभि के रिएक्टर, उसकी यूनिट होती है। और फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁻, 10⁻⁻⁻15 मीटर फर्मी कहलाता है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? एंगस्ट्रॉम ये आपके लंबाई का, दूरी को बताता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है। नेक्स्ट, दूसरी बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दोस्तों दूसरी बार परमाणु बम जो फेंका गया वो 9 अगस्त को फेंका गया था, 9 अगस्त 1945 को। और ये नागासाकी में फेंका गया था। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी मतलब शहर पर दूसरी बार बम फेंका था दुनिया में। पहला बम हिरोशिमा पर फेंका गया था। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों परमाणु बम जो होता है ये विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? दोस्तों सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा जो होगी इन ऑप्शन के अनुसार वो जल की होती है, आप याद रखिएगा, जल की होती है। अच्छा विशिष्ट ऊष्मा जो होती है दोस्तों, ये किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है, ये आप याद रखना, विशिष्ट ऊष्मा ताप बढ़ाती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है, आप याद रखिएगा। कितनी होती है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। कितनी? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ये आप याद रखें। नेक्स्ट आपका, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो होता है वो 0.1 से 1.5 होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। स्टील कार्बन का ही, स्टील जो होता है ना ये आयरन का ही रूप है आपका, आयरन,
आयरन का ही रूप होता है, ये आप याद रखिएगा। इसमें 98% तो लोहा ही होगा और 0.1 से 1.5% तक आपका कार्बन होगा। इसके साथ साथ आप में निकल भी मिला सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन और ओजोन क्या हैं। देखो ऑक्सीजन और ओजोन दोस्तों ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स होते हैं, आप याद रखिएगा। ये एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं अपर रूप। अपर रूप एक दूसरे के एलोट्रॉप्स होते हैं, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी गई है आपकी, आइसोटोप। दोस्तों आइसोटोप बताओ क्या होता है। देखो मैं बताऊँ, देखो जैसे 1H1, 1H2, 1H3, तो ये सब आइसोटोप है। मतलब है किसी किसी तत्व की जब परमाणु संख्या समान होती है, देखो सबकी परमाणु संख्या एक एक है, तो उनको बोलेंगे आइसोटोप। अर्थात किसी तत्व में जब उनकी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उसको आइसोटोप कहा जाता है। तो ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे के एलोट्रोप हैं, ठीक है। जैसे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है। दोस्तों पुरुषों में, पुरुष क्या मानव क्या, देखो पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं ना वो 23 जोड़ी होते हैं, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं XY+22, XY+22। ये 22 गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में समान होंगे, लेकिन ये XY जो होता है ये लिंग गुणसूत्र होता है। तो आप याद रखिएगा, जो 23वां जोड़ा है जिसको एलोसोम बोलते हैं, यही लिंग गुणसूत्र है। तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष हो या महिला हो, सब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23 होगी, यानी कि 23 जोड़ी तो 46, ठीक है, आप याद रखें। अच्छा महिला के गुणसूत्र कैसे लिखेंगे आप, XX+22, XX+22 जोड़ी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, चेचक चेचक के टीके के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों चेचक का टीका जो खोजा गया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, एडवर्ड जेनर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा चेचक वायरस से होता है या बैक्टीरिया से, तो आप याद रखना चेचक जो है ये वायरस से होने वाला रोग है, पूछ लेता है एग्जाम में, तो चेचक वायरस से होता है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ ना मैं एक चीज़ बता दूं आपको, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, दोस्तों पेनिसिलिन का आविष्कार जो किया था वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किया था। और पेनिसिलिन एक कवक से बनाई गई थी, कवक, ठीक है, फंगस से बनाई गई थी, आप याद रखिएगा। तो टीके का आविष्कार किसने किया, जेनर ने, ऑप्शन सी। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। दोस्तों यदि आपको बिच्छू, तितैया, लाल चींटी काट ले, बर्र काट ले, तो ये और शहद की मधुमक्खी काट ले, तो आपको क्या होगा, फार्मिक अम्ल का संचरण हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, चींटी जो होती है लाल चींटी, इनमें फार्मिक अम्ल होता है, और फार्मिक अम्ल से आपके जहाँ पर ये काटेगी चींटी वो स्थान फूल जाएगा। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH, HCOOH, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 13, कॉकरोच का हृदय 13 चैम्बर का होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव का रुधिर दाब कितना होता है। दोस्तों मानव का रुधिर दाब 120/80 या 80/120, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, मानव का रुधिर दाब 120/80 होता है, ठीक है, 120/80। यहाँ पे 120/80 का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप इसको मान सकते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, देखो 120 ऊपर आता है, ध्यान रखना 120 ऊपर आता है हमेशा, ठीक। तो ये आप याद है 120/80 mmHg। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बीपी को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो है आपका स्फिग्मोमेनोमीटर, 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 ये आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, स्फिग्मोमेनोमीटर, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों सूर्य की रोशनी जब से आपकी बॉडी पर पड़ेगी, आपके शरीर में विटामिन डी बनने लगता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और विटामिन डी जो होता है ना, ये एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला विटामिन विटामिन डी होता है, और ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, रेटिनोल, रेटिनोल, और ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और ये दूध और मांस में नहीं होता, विटामिन सी दूध में और मांस में नहीं होता है, याद रखना। विटामिन बी इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन,
थायमीन होता है इसका रासायनिक नाम, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन शब्द किसने दिया था, कैश्मीर फंक ने दिया था, फंक। आपसे पूछा गया था प्रातःकालीन धूप से विटामिन डी। नेक्स्ट आपका सबसे छोटे फूल कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है बुल्फिया, दुनिया का सबसे छोटा फूल बुल्फिया है, आप याद रखें। और दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया और दुनिया का सबसे छोटा फूल बुल्फिया होता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों एक हार्मोन याद रखना, पौधों में एक हार्मोन बनता है फ्लोरिजन, फ्लोरिजन हार्मोन जो होता है ये आपका क्या काम करता है, ये फूल खिलाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, फ्लोरिजन, फूल खिलाने वाला हार्मोन, ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 37, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है आपकी एथेन, एथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। मतलब ये है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल का ताप बढ़ा देती हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 38, क्या कहा गया दोस्तों, एक्यूपंक्चर क्या है। दोस्तों एक्यूपंक्चर ना एक प्रकार की मतलब मेडिकल विधि है, चिकित्सा पद्धति है। इसमें क्या है कि शरीर के किसी भाग का दर्द दूर करेंगे आप, लेकिन वो दर्द सुई चुभोकर दूर किया जाता है। तो आप याद रखिएगा सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि जिसमें शरीर के दर्द को दूर किया जाता है, एक्यूपंक्चर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हृदय, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। दोस्तों शहद की मक्खी जब आपको काटेगी तो इसके विष की प्रकृति कैसी होती है, इसकी विष की प्रकृति अम्लीय होती है, आप याद रखिएगा, अम्लीय होती है शहद की मक्खी। दोस्तों क्या आपको पता है कि एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। और मधुमक्खी की कितनी आँखें होती हैं, मधुमक्खी की आँखें होती हैं आपकी 5। कभी क्वेश्चन आए कि शहद की मक्खी की आँखें कितनी होती हैं, 5 आँखें होती हैं, आप याद रखना। नेक्स्ट आपका पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। दोस्तों पौधे ऊर्जा कब छोड़ेंगे, तो आपको याद रखना है कि पौधे जो ऊर्जा छोड़ेंगे वो श्वसन के दौरान छोड़ते हैं, पौधे ऊर्जा श्वसन के दौरान छोड़ते हैं, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया जब पौधे खाना बनाते हैं, आप याद रखिएगा। अदरक जड़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों अदरक जड़ नहीं है, तना है। क्योंकि दोस्तों देखो कोई भी सब्जी जिसमें आँख बनती हो, कोई भी सब्जी जिसमें आँख बनती मतलब क्या है कि उसके अंदर से कली फूटने लगेगी तो उसमें गांठें या पोरियाँ बनने लगेंगी तो वो तना होता है। जैसे आपकी अदरक है, आलू है और अरबी हो गई आपकी, प्याज हो गई आपकी, हल्दी हो गई आपकी। तो कोई भी ऐसी सब्जी जिसके तने से गांठ बनने लगे, जिसके तने से आँख बनने लगे, वो तना होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मूली जड़ है या तना, आप बताओगे जड़ है, क्योंकि मूली में आँख नहीं बनती है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया कि अदरक जड़ है या जड़ नहीं तना है, क्योंकि इसमें गांठें और पोरियां होती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है। दोस्तों सोडियम पंप का कार्य ये है, यदि किसी व्यक्ति के जो हृदय है उसमें धड़कन कम बनती है तो सोडियम पंप लगा दिए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, सोडियम पंप जो है तंत्रिका आवेग में भाग लेता है, ऑप्शन 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 बी इसका सही जवाब है, ठीक है, आप याद रखिएगा, तंत्रिका आवेग में। तंत्रिका आवेग का मतलब क्या है कि हमारे मस्तिष्क में जो ऊर्जा का मतलब ऊर्जा नहीं संकेतों का परिवहन होता है, क्लियर, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया हृदय की धड़कन। अगर आपसे पूछे कि मानव का हृदय 1 मिनट में कितना धड़कता है, 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक धड़कन बनने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड। नेक्स्ट, आयरन की कमी से क्या होता है। दोस्तों आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी एनीमिया। अगर किसी व्यक्ति में एनीमिया की मतलब आयरन की कमी हो रही है तो एनीमिया हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप पालक की सब्जी खाएं, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जी जितनी आप खाओगे आपके लिए उतना अच्छा होता है, ठीक है। आप दूध पिएं, सेब खाएं, अमरूद खाएं, चीकू खाएं, मतलब और कलेजी खाएं, मांस खाएं आप। तो मतलब आपको मेनली आयरन की कंजम्पशन करनी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा यहाँ ना जो रक्तता इसको एनीमिया भी बोलते हैं, एनीमिया। और भारत सरकार ने एक पहल शुरू की है 6x6x6x6। अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार की 6x6x6 पहल क्या है तो एनीमिया को ख़त्म करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का वजन औसत बताना कितना होता है, तो वो होता है 1.4 किलोग्राम, या आप कह सकते हैं लगभग 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मस्तिष्क की इकाई क्या है, न्यूरॉन। मानव मस्तिष्क की इकाई न्यूरॉन कहलाती है, आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो मस्तिष्क है ना, इसमें सुई चुभने पर दर्द का अनुभव नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि इसमें दर्दग्राही कोशिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा मैं कुछ और बता दूं, कभी आप ना एक नाम सुनते होंगे ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी। दोस्तों ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि को जांच करने के लिए किया जाता है। तो कभी कुछ सुना है कि ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से होता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये आप याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि भारत का बर्डमैन किसे कहा गया है? भारत का बर्डमैन किसे कहा गया? तो दोस्तों आप याद रखना, भारत का बर्डमैन एक व्यक्ति थे जो पक्षी विज्ञानी थे भारत के, वो थे आपके सलीम अली। तो सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, ये आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका लिम्नोलॉजी, तो ये झीलों का अध्ययन होता है। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन, झील। अगर आपसे पूछे हर्पेटोलॉजी, ये सरीसृप का अध्ययन होता है। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा गया है? मेलेकोलॉजी, इसमें मोलस्क आते हैं आपके, मोलस्क का अध्ययन मेलेकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। CAD का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों CAD कंप्यूटर की एक शब्दावली है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, ये आप याद रखना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यह भौतिक वस्तुओं की 2 या 3 मतलब 2D या 3D ग्राफिकल करने के काम आता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है आपका रोम, ROM में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? दोस्तों रोम में जो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? फर्मवेयर। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को फर्मवेयर बोला जाता है। अच्छा रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आप याद रखिएगा, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। पूछ लेता है तो आप याद रखना। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर वायरस जो होता है ना, ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, और ये आपकी बिना अनुमति के कंप्यूटर को क्या कर देगा? इन्फेक्टेड कर देगा, ये आप याद रखना। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर। क्रीपर दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक रहे? तो ये 1955 से 1964 तक रहे हैं, ये आप याद रखना। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर है क्यांसी। दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर क्यांसी, ये किस देश ने बनाया है? क्यांसी कंप्यूटर दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर है, किस देश ने बनाया है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा को प्रोसेस करना, विभिन्न क्रियाक्रम को निर्धारित करना, इसके 3 घटक होते हैं। इसके 3 घटक कौन कौन से? ALU होता है आपका, और कंट्रोल यूनिट होता है आपका, और दूसरा आपका मेमोरी। तो CPU जो है ना, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसका मेन काम डेटा को प्रोसेस करना है, आप याद रखिएगा, कंप्यूटर का दिमाग CPU। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन का एक छोटा सा मॉक टेस्ट। आधे घंटे की लगभग ये क्लास मैंने अपलोड कर रहा हूँ। और दोस्तों आपका मतलब सपोर्ट चाहता हूँ इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। दोस्तों ये जो साइंस की सीरीज़ होगी, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सुपर टेट को देने वाले हैं, किसी भी एग्ज़ाम जिसमें आपका मतलब साइंस पूछा जाएगा, चाहे रेडियो ऑपरेटर भर्ती है आपकी UP पुलिस में, और भी कोई एग्ज़ाम जो चाहे वो BSF का एग्ज़ाम हो जिसमें आपका साइंस पूछा जाता है, तो सबके लिए किफ़ायती होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।